नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिमांशु जोशी जी द्वारा लिखित कहानी बरस बीत गया। पर यहाँ भी लगता नहीं सुमन का मन, जब से आई है बुझी बुझी सी रहती है। डॉक्टर कहते हैं बढ़ने की बजाय तुम्हारा वेट दिन पर दिन घट रहा है। सभी तो टहलने घूमने जाती है, फिर तुम क्यों नहीं जाती? समय पर दवा क्यों नहीं लेती? किसी से बातें क्यों नहीं करती? बोलने से मन हल्का रहता है, लेकिन वह सुनी अनसुनी कर देती है। हर हफ्ते माँ का खत आ जाता है, एक ही बात हर बार दोहराई जाती है। बाबूजी डॉक्टर भंडारी से रिपोर्ट मांगते रहते हैं, एक्सरे की काली काली प्लेटें भी, और फिर लौटती डाक से लंबे पत्र भेजते हैं जिनमें साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बातें रहती है और उबाने वाली जिरहें भी। बाबूजी स्वयं डॉक्टर नहीं, फिर डॉक्टरों की हर बात का पोस्टमार्टम क्यों करते हैं? शायद इसीलिए ना कि वे सूझबूझ वाले वकील कहे जाते हैं, ना मालूम क्यों। अज्जू हर महीने अपने जेब खर्च से कुछ पैसे बचा कर बेचता है। अंत में लिखता है, बाबूजी से जिक्र न करना जीजी, छुट्टियों में एक बार ज़रूर आऊँगा। जब से तुम गई हो घर सूना सूना लगता है। कहो तो कुछ किताबें भेज दूँ, इंटरेस्टिंग है। इंद्र भैया चिट्ठी नहीं भेजते, लेकिन हाँ, भाभी ने एक चंदेरी की साड़ी भेजी थी, पता नहीं क्या सोचकर। उसकी आंखें धुंधला गई है, स्पष्ट कुछ दिखता नहीं। वह केवल अंगुलियों पर गिन गिन कर कुछ घटाती बढ़ाती है। बरस पूरा होने में भी कुछ कितना समय शेष है। खोए खोए से बूढ़े ताऊजी ठाकुर साहब उस दिन पिंडदान करेंगे। उसे ख्याल आता है कि कोसीताई भोर से पहले ही जागकर नहा धोकर गौ ग्रास देगी। उनकी आंखों में सांझ के झुलसे बादलों की बुझती लाली होगी। ताऊजी अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर धरकर गहरी सांस भरकर दूर कहीं ढूंढने लगेंगे। अनंत की माँ, हमारा अनंत मरकर भी अमर हो गया, तू रो रो कर उसकी आत्मा को दुख क्यों देती है? फिर अपने आप बुनबुनाएंगे, स्वयं से बातें करने लगेंगे। बेरी निकला पूरब जन्म का। इस बुढ़ापे में आन के आज का दिन भी देखना पड़ा। सच सच कहो अनंत भैया, तुम्हें कभी हिचकी लगती है? परेड रोज करते हो? हाँ। पहाड़ों पर भी चढ़ते हो? हाँ। तो बहुत थक जाते होगे ना, घुटनों में दर्द होता होगा। वह सिर हिलाकर उसकी ओर देखता है। जब तुम थक कर चूर होकर कहती कहती वो अटक सी जाती है, तब एक क्षण के लिए क्या, कुछ भी तो नहीं कहकर वो अपने आप अकारण हंसने लगती है। सच्ची मैं कभी कभी पगला जाती हूँ। एकांत में घंटों बैठी बैठी पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। कभी तो यूं ही आंखों में जल छलक आता है, तुम भी बड़े ओ हो। मुझे चिट्ठी में कैट क्यों लिखा? पान नहीं लोगे ना? क्यों? पहले तो रोज लेते थे, अब छोड़ दिया है। दांत खराब हो जाते हैं ना। कैडेट लोग क्या आदमी नहीं होते? आदमी तो होते हैं, लेकिन जानवर नहीं होते, घास पात नहीं चबाते। सुमन आज अपनी हार पर तिलमिलाती नहीं, खुश होती है। इतने लंबे अरसे बाद जब से अनंत आया है, सुमन भी कुछ बदल सी गई है। कभी तो एकदम गंभीर बन जाती है, काफ़ी एजड सी लगती है। एक गिलोरी हवा उसकी ओर बढ़ाती है। प्लीज। बिना किसी प्रतिरोध के अनंत पान मुंह में डाल लेता है। देहरादून में पान की दुकानें नहीं होती? होती क्यों नहीं, बहुत दुकानें हैं, कभी चल के देखना। मुझे देहरादून बहुत अच्छा लगता है। तूने कब देखा? देखा तो नहीं, बस यूं ही। बिना देखे भी तो बहुत सी चीज़ें अच्छी लगने लगती है ना। वही दुकान से दूर चले जाते हैं। मुझे इसी पिछले महीने एक लव लेटर मिला था। सुमन अपने आप कहती है, जैसे स्वयं को सुना रही हो। कहाँ से? हमारे एक क्लास फेलो ने भेजा था। क्या लिखा था? बड़ी मज़ेदार बातें थी। तो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अच्छी नहीं लगी तो तुम्हें गुस्सा आया होगा। गुस्सा भी नहीं आया। सच? कुछ भी नहीं हुआ? सच्ची? बड़ी अजीब हो तुम, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अनंत 2-3 बार फिर दिल्ली आया था, लेकिन ट्रेनिंग पूरी करके जब वह हफ्ते भर के ज्वाइनिंग टाइम में यहाँ दिल्ली से होकर गया था, तब वह अजमेर वाली नानी के साथ पुष्कर गई थी, जहाँ उसने रेत में दौड़ते ऊँटों को पहली बार देखा था। लौटने पर अम्मा ने बतलाया था, अनंत रंगीन तस्वीर खींचने वाला कैमरा लाया था। तेरे कैमरे से तेरा एल्बम उठा ले गया। कहता था कुछ और रंगीन तस्वीरें इसमें लगा दूँ। मेरे पास पड़ी पड़ी बेकार हो जाएगी, न जाने कहाँ कहाँ जाना पड़े, फिर उन्हें मैं कहाँ फिराता रहूँगा। सुमन एल्बम खोलती है। हाई स्कूल के इम्तिहान के लिए जो फ़ोटो खिंचाई थी पासपोर्ट साइज़ की, उनमें एक कम थी। उसके बदले 6-7 नई रंगीन तस्वीरें थी। कुछ फ़ोटो जिनकी पीठ पर बड़े बड़े अक्षरों में ए लिखा था, अंग्रेजी का ओ।
तभी 2-3 महीने बाद अनंत का एक छोटा सा पत्र आया था। कुछ भी तो नहीं लिखा था, सब जगह भरने वाली बातें थी। रोज़ स्कूल जाया करो, एग्ज़ाम के बाद क्या सोचा है, पान ना खाया करो, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक होगी। उसके पश्चात तो मैट्रिक पास भी हो गई, तब भी शायद कोई खत था। फिर लंबे अरसे तक कुछ भी नहीं, फिर एक लंबा पत्र। वह अंगुलियों में हिसाब लगाती है, संभवतः वही पत्र था। उसके बाद तो दिसंबर में मेरा साल पूरा हो जाएगा, तब लंबी छुट्टियों में घर आऊँगा। जाड़ों में बर्फ़ देखने नैनीताल जाने की सोचता हूँ। तुम भी चलोगी ना? मैंने तो डिसाइड कर लिया है। अच्छा बतलाओ, मैं तुम्हें मुफ्त में लेफ्टिनेंट की बीवी बना दूँ तो क्या इनाम दोगी? जब अनंत पहली बार देहरादून से आया और खूब बढ़ चढ़कर मिलिट्री वालों की बड़ाई करने लगा था तो उसने कहा था, मुझे मिलिट्री वाले अच्छे नहीं लगते, बड़े रफ होते हैं। अनंत होंगे, तटस्थ भाव से अनंत ने देखा था। अच्छा एक बात बता, तू पागलों की तरह बाल क्यों बिखेरा रहती है हरदम? जूड़े क्यों नहीं बांधती? साड़ी के साथ मैच करता ब्लाउज क्यों नहीं पहनती? लेफ्टिनेंट साहब को ऐसे लोग पसंद नहीं। सुनो, भारत के होने वाले CNC की बात तुम्हें माननी पड़ेगी। जाओ और टिच होकर आओ, पिक्चर चलेंगे। वह दरवाजे पर ठिठक पड़ती है। हमें ही ऐसे लोग कौन पसंद है? बाबा हमें टीचरी करनी है। नौकरी तो कहीं दिला दोगे ना? नौकरी ही करनी है तो लेफ्टिनेंट साहब की करो। 10 रुपये, कपड़ा लत्ता, खाना पीना। सुमन तुनक कर जीभ काटती है। 10 रुपये, खाना पीना? शर्म नहीं आती किसी शरीफ लड़की से ऐसा कहते? अनंत उसके बिखरे बालों को खींचता है। शरीफ छोड़ो भी, ब्रूट कहीं के। सारे बाल उतार दिए। एकेडमी वाले क्या तुम्हें ऐसी ट्रेनिंग देते हैं? सिंदूरी चेहरा आंचल से पहुंचकर वह ओझल हो जाती है। वह एल्बम सुमन यहाँ भी अपने साथ लाई है। कभी घंटों तक उसकी और पता नहीं क्या क्या देखती रहती है। इन भीची भीची दीवारों के बीच उसका दम घुटने सा लगता है। दवा की तमाम बिखरी शीशियों में बदबू सी आने लगी। जी मिथिला आया और हौले से उठकर बैठ गई। पाँव में बिना स्लीपर डाले ही बरामदे में चली गई। एक खंबे के सहारे खड़ी हो गई। पिछले 7 दिनों से लगातार चली आ रही झड़ी के सिमटने पर भी आसमान गंदले तालाब की तरह मैला है। दिन रात जब देखो कुहासा ही कुहासा, पानी ही पानी, सीलन ही सीलन। कपड़ों में से गंध आने लगती है। लोग तो कहते हैं बहुत अच्छी जगह है यह। सिस्टर क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही रहेगा? सिस्टर सामने से आती है और सधे पाँव से खटखट करती दूर निकल जाती है। उसके दोनों हाथों में बहुत सी शीशियाँ हैं। वह ऑपरेशन रूम की ओर जा रही है। कुछ कदम चलते ही वह मुड़कर देखती है और मुस्कुराती है। सिस्टर की यह मुस्कुराहट से कभी अच्छी नहीं लगती। कभी कभी दवा पिलाती हुई शरारती सिस्टर उसकी संगमरमर से सफ़ेद नाजुक अंगुलियों को सहलाती हुई जोर से दबाती है। डार्लिंग यू आर सो चार्मिंग। फिर सधे पाँव से इसी तरह खट खट चलने लगती है। दूर पहुंचकर देखती है और बड़े अश्लील ढंग से मुस्कुरा देती है। उसके बाएं पाँव में कुछ कुछ सूजन है। चलते समय लचकता है। खड़े होने पर तकलीफ होने लगती है। वह पास पड़ी बेंच की कुर्सी खींचती है। हौले से इस तरह बैठती है कि कहीं धंस ना जाए। जंगले के सहारे झुककर दोनों हथेलियों से ठोड़ी थाम लेती है। ऐसे ही कभी अपनी खिड़की पर बैठा करती थी घंटों तक। डाकिया नाराज है, अनंत की चिट्ठी नहीं लाता। ताऊ जी उदास रहते हैं। ताई कभी दोपहरी में अम्मा के पास बैठती है तो ढुल ढुल रोने लगती है। उसे भी इधर पता नहीं क्या हो गया है। वह अकारण परेशान रहती है। उस पर अम्मा की आवाज़ आती रहती है, सुमी कहाँ चली जाती है तू? इंदर कब से चाय के लिए चिल्ला रहा है। देख आज महरी नहीं आई, जरा चौका ही साफ कर दे, चाय मैं उबाल लूँगी। माँ, सुमन तुनक कर कहती है, तुम दिन रात चौके चौके की बातें किया करती हो, कुछ पता भी है? यहाँ एक के बाद एक चौकियाँ हाथ से निकलती जा रही हैं। लगातार डिफीट हो रही है। देश की प्रेस्टीज दांव पर लगी है और तुम माँ चुप हो जाती है। अपनी पुरानी आदत के अनुसार और बिना अधिक हिल हुज्जत किए काम पर जुट जाती है। उस पास शोरगुल सा सुनाई देता है। एक जगह पर बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी दिखलाई देती है। सड़क पर ट्रैफिक रुक गया है। सांस रोके सब सुन रहे हैं। ढोला चौकी। कल रात को लगातार भयंकर गोलाबारी के बाद हमारी सेनाएं मजबूती से मोर्चा संभालने के लिए। ताऊ जी की आंखों का रंग सफ़ेद हो जाता है। ताई से खाना नहीं खाया जाता। बाबूजी उड़े उड़े से रहते हैं। घुटने पर घुटना टिकाए, गर्दन इजी चेयर पर ढुलकाए, सिगार का गहरा कस खींचते हैं। आज गलत पैरवी कर बैठा। राय साहब, जज भी उल्टा डिसीजन दे गया। सुमी, तू दिन रात रेडियो से क्यों चिपकी रहती है? भाई, स्कूल की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गई। अरे हाँ, खबर क्या है बेटा? वहाँ लोग का क्या बना? ऐसा क्राइसिस यार जिंदगी में नहीं देखा। 3 दिन से नींद नहीं आ पा रही है। डिफेंस अब बिना फॉरेन एड के चल नहीं सकता। क्या करें?
घर में अब अधिकतर सन्नाटा रहता है। खाते खाते अम्मा का हाथ रुक जाता है। सामने के ठेकेदार साहब को तो देखो, एक ही लड़का है, वह भी पलटन में। पलटन में होने से क्या हुआ, हम तो अपने इंदर को भी भेजने की सोचते हैं। इंदर की माँ, आफ्टर ऑल नेशन इज नेशन। माँ वर्णमाला के अक्षरों से अधिक पढ़ी लिखी नहीं, इसलिए अंग्रेजी के शब्द समझ में नहीं आते। पिताजी के सामने वैसे ही कम बोलती है, पर पिताजी पता नहीं सरकार की किस पॉलिसी के बारे में क्या क्या कहते रहते हैं। अम्मा बेचारी सिर हिलाती रहती है, जैसे सब जानती हो। सुम्मी, माँ मौका देखते ही भी सामने की ओर देखती है। जा जरा ठाकुर साहब के घर ट्रे में चाय दे आ। सुना है उनका नौकर भी भाग गया। फिर वह पिताजी के चेहरे की ओर ताकती है। क्यों जी, कोई खबर नहीं आई उनके अनंत की? 10-12 दिन भी बीत नहीं पाते कि भद्दू कंधे में झाड़न लटकाए दबे पांव आता है। बाबूजी कानून की किताबों में डूबे हैं। सरकार, बाबूजी गर्दन ऊपर नहीं उठाते। अंगुली की नोक जीभ से छुआकर पन्ने पलटते हैं और पुस्तक चिन्ह की तरह बीच में एक अंगुली रख देते हैं। ठाकुर साहब के घर ताला लटक रहो सरकार। हाँ, बाबूजी जैसे नींद से जागते हैं। कौन ठाकुर साहब? वही जो परस में राहत रहे हैं, अनंत लल्ला के बाबा। क्यों क्यों? सुनत रहते हैं सुदौसी से हरिद्वार चले गए। क्यों? आपन को पता नहीं सरकार। कहत है लाम में से कछु कपड़े लत्ते आत रहन, तार सार आहत रहन। बाबूजी की पलकें खुली की खुली रह जाती है। चेहरे पर भारी तनाव सा आता है। माथे की सलवटें गहरी हो जाती है। हे भगवान, तुझे क्या हो गया सुम्मी? खाना क्यों नहीं खाती? तू एकांत में क्यों बैठी रहती है? तुझे देखते ही डर सा लगता है। 2-4 ही दिन में तुझे क्या हो गया है? दिन रात तुझे फीवर रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि तुम बोलता क्यों नहीं? डॉक्टर घुसल चेतावनी देते हैं। अगरचे बोलना नहीं, हंसना नहीं, रोना नहीं, बाबा हाथ पर बुरा इफेक्ट पड़ना मांगेगा। माँ लिपट पड़ती है। तुझे क्या हो गया बिट्टो? सुमन की जीभ सूख कर तालू से चिपक गई है। वह गुमसुम बैठी रहती है। आंखें खोले भी उसे कुछ दिखता नहीं। सड़कों की भीड़ में एक आतंक का भाव है। सामने घर की गली की और खुलने वाली चौड़ी खिड़की अब फिर खुली रहती है। ठाकुर साहब के दोनों हाथ घुटे कपाल पर चिपके रहते हैं। रेडियो ही जैसे उनके लिए एकमात्र सहारा रह गया हो। अनंत की अम्मा, मुझे तार की खबर गलत मालूम होती है। इतनी बड़ी पलटन में एक ही नाम के क्या और नहीं हो सकते? गलफत भी हो सकती है। ताई से कुछ कहा नहीं जाता, रोया नहीं जाता। वह ठगी ठगी सी हवा में तैरने लगती है। कपड़े भी अपने बाहर डाले मेरे अनंत के। कोई तो याद रहने देते उसकी। ताई बक्से में से निकाल निकाल कर वो गहने सबको दिखलाया करती है, जो अभी कुछ महीने पहले उन्होंने अपनी होने वाली बहू के लिए खरीदे थे। और वह कीमती सिल्क की नारंगी साड़ी भी दिखलाना नहीं भूलती, जो बनारस से वह खुद खरीद कर लाई थी। सुमन के नंगे पांव सीमेंट के ठंडे फर्श पर जम से गए हैं। सारे पांव में एक झुनझुनी उठती है, जैसे अनगिनत सुइयां एक साथ चुभ गई हो। उसने घुटनों को मोड़कर अंगुलियों को छुआ तो एकदम बर्फ की तरह ठंडी लगती है। हाथ अंगुलियों पर देर तक धरा का धरा रह गया। नाखूनों का रंग कुछ कुछ सफेद सा हो गया है। अंगूठे की बगल वाली अंगुली उसने बिना देखे ही सहलाई। अंगूठे से जो कुछ कुछ लंबी है। वह जल्दी मर जाते हैं सुमन, अनंत बड़े चिंतित स्वर में कहता है, जिनकी यह अंगुली अंगूठे से बड़ी होती है। चंचल दी की अंगुली भी ठीक तेरी तरह थी ना, तभी तो वह जल्दी मर गई। कौन जल्दी मरता है, कौन बाद में? अब बालकोनी की तिरछी पट्टी पर माथा टिका देती है। पता नहीं कब ड्यूटी नर्स आती है, उसका हाथ थामे कमरे में लिटा देती है। दवा आज फिर नहीं ली तुमने? डॉक्टर अशरफ ठिठक पड़ते हैं। फल पड़े पड़े खराब हो गए। बड़ी झुंझलाहट होती है उन्हें। सुमन की खामोश निगाहें कहीं दूर गहरे में टिकी हैं। तुम अपने को चेंज करो, नहीं तो इलाज से कोई फायदा नहीं होने का। डॉक्टर अशरफ जैसे अंतिम वार्निंग दे रहे हो। तुम्हारे फादर कितने चिंतित है। मदर बीमार रहती है तुम्हारे कारण। इस तरह तुम कब तक जिंदा रह सकोगी? आई कांट से। डॉक्टर का वाक्य पूरा होने से पहले ही वह दवा की कड़वी घूंट चुपचाप घटक जाती है। डॉक्टर अशरफ मुस्कुरा उठते हैं, उसके कंधों को थपथपाते हैं। यू आर सो इमोशनल। फिर उसके चेहरे की ओर देखते हैं। डॉक्टर भंडारी की रिलेटिव हो ना? वह सिर हिलाती है। ही टोल्ड मी अबाउट यू। वह कुछ सोचते हुए कहते हैं, अच्छा देखो कल से जरा टहला करो। अच्छा, खाली समय में रेडियो सुनो, मैगजीनें पढ़ लिया करो। थोड़ी बहुत बातचीत से कोई हर्ज नहीं, सोचने से वरीज बढ़ती है। गले में आला लटकाए डॉक्टर उठते हैं, मुस्कुराकर उसकी ओर देखते हैं और फिर दूसरे बेड की ओर बढ़ जाते हैं। सुमन को लगता है डॉक्टर ठीक कहते हैं, उसे अपने को चेंज करना चाहिए। इधर उसे मृत्यु से भय सा लगने लगता है। वह पांव फैला एक लंबे समय तक इसी तरह पड़ी रहती है। किताब पढ़ती है, फिर रेडियो लगाती है, पर चैन मिलता नहीं। फिर नर्स से बातें करती है। थोड़ी ही देर में उसका सिर भारी हो जाता है। जब कुछ नहीं सूझता तो यूं ही पलंग के नीचे कागजों को टटोलती है।
कोई एक अखबार हाथ लगता है। उसे आश्चर्य होता है, कितने लंबे अरसे से उसने अखबार की सूरत तक नहीं देखी। संयुक्त हवाई अभ्यास की कुछ खबरों के बाद किसी विदेशी नेता का भाषण। अब पहला ही पन्ना पलटती है कि काली लकीरों से घिरे एक चौकट्टे पर निगाहें अटक जाती है। पेपर को बिल्कुल निकट लाकर पढ़ती है। अपने इकलौते बेटे लेफ्टिनेंट अनंत की याद में, जो गत 10 नवंबर को वालों के मोर्चे पर शत्रुओं से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ था। उसके बूढ़े माता पिता उसे हर क्षण याद करते हैं। वह जहाँ कहीं भी हो, सुखी हो। सुमन की आंखें मिच जाती है, पलकों से टप टप लाल आंसू टपकने लगते हैं। बरस, क्या सचमुच एक बरस बीत गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।